चलिए जी दोस्तों, अब हम इंडेस 116 आपके पास में इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 27 देख लेते हैं। ठीक है, सारे के सारे इलस्ट्रेशन जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं मैं एक ही प्लेलिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो कोई और भी वीडियो अगर आपको देखना है तो वो वहीं से ही आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 27 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 27 क्या कहता है? कहते हैं एंटिटी एल है, एंटर इनटू अ लीज फॉर 10 ईयर। 10 साल के कोई कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट पे जो है एंटिटी एल जो है वो एंटर हो रही है विथ अ सिंगल लीज पेमेंट पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर। हर साल के बिगिनिंग में ये पेमेंट करेंगे, इस तरीके का कुछ सोचा है। कितना पेमेंट होगा अभी बताए नहीं, आगे पढ़ते हैं देख लेते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि 10 साल का यहाँ पे आपके पास में 10 साल का जो है पीरियड रहेगा। दूसरी मेन चीज़ है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, हर साल के बिगिनिंग में पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ भी नहीं कहा गया है क्वेश्चन में कि पेमेंट किस तरीके से हो रहा है। बस इतना कहा है कि हर साल पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन बिगिनिंग में है या फिर एंड में है ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी रहता है आपके पास में। ठीक है, ये बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वहाँ पे डिस्कस करना है, लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे आया है, मैंने याद करवा दिया बेसिकली। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है 28 29 आई थिंक, तो वहाँ पे ये पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि उसी पॉइंट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बता देता हूँ, वहाँ पे हमें देखना भी है। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी रहेगा, ऐसा लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको देखना ही है, नेक्स्ट आपके पास में है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ठीक है जी, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास में रहेगा। क्लियर है? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा कि अगर नहीं भी कहा है तो मान के चलेंगे कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या तो स्पेसिफिकली बता दीजिए कि बिगिनिंग है या फिर एंड। कुछ भी नहीं बताया तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा कि हम मान के चलेंगे कि आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही पेमेंट कर रहे हैं, जो भी आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा। ठीक है, अब कहते हैं कि इनिशियल लीज पेमेंट जो है वो 1 लाख है। ठीक है, तो हर साल 1 लाख 1 लाख 1 लाख पेमेंट हो रहा होगा 10 साल के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सीधी सी बात है। कहते हैं लीज पेमेंट विल बी इंक्रीज बाय द रेट ऑफ SOFR। इस तरीके के नाम दिए रखते हैं। ठीक है, LIBOR भी देंगे आपको, तो ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ना ही हमें इसे समझना होता है। ठीक है, ये तो बस ऐसे ही बस आपको देखने के लिए दे देते हैं कि इस तरीके का कोई रेट का नेम है। ठीक है, और उसके हिसाब से हम रेट आपको दे रहे हैं। हमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है कि ये क्या किस तरीके से रेट निकाला गया है, रेट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहता है कि लीज पेमेंट जो है वो हम 1 लाख करेंगे हर साल, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। कहते हैं कि लीज पेमेंट हम हर साल थोड़ा इंक्रीमेंटल वे में पे करेंगे। मतलब कहते हैं कि एक रेट डिसाइड किया गया, और रेट जो है वो SOFR के हिसाब से है, लेकिन SOFR जानना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वैसे उसे इग्नोर ही कर दीजिए। रेट कितना है वो दिखाइए। तो कहते हैं रेट है 2%। रेट कितना है? 2%। ओके जी, तो कुछ सेंटेंस आप इस तरीके से रीड कर सकते हैं कि आप जो है इस तरीके से रीड करिए। अगर मैं कहूँ तो कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि सबसे पहले 10 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, बिगनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट किया जाएगा। पेमेंट कितना किया जाएगा? 1 लाख रुपए। तो हर साल 1 लाख पे किया जाएगा। अभी तक जितना हमने यहाँ तक पढ़ा उसके हिसाब से प्रोनाउंसिएशन क्या निकलता है? प्रोनाउंसिएशन निकलता है कि हर साल, ठीक है, हर साल के बिगिनिंग में हम 1 लाख पे करेंगे। लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया नेक्स्ट स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट कहता है कि लीज पेमेंट जो है विल बी इंक्रीज बाय द रेट ऑफ, ठीक है, 2%। बस इतना ही पढ़ना है, रेट ऑफ 2%। क्या बात समझ में आ रही है? रेट ऑफ 2%। बीच का जो भी है वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ना ही उस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है। लो जी, तो इतना ही, पिंक मार्क जितना देख रहे हैं उतना ही आपको जो है स्टेटमेंट है, उसके बीच में जो भी है वो बस आपका पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा बन जाए उसके लिए इन्फॉर्मेशन दिया है। तो कहते हैं इतनी टोटल चीज़ है, और इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है। इंटरेस्ट का रेट आपको दे रखा है वो 5% है। आपको पूछा गया है कि लीज लाइबिलिटी का मेजरमेंट कैसे होगा। लीज लाइबिलिटी का मेजरमेंट कैसे होगा? अब सबसे पहले लीज लाइबिलिटी का मेजरमेंट कैसे होगा
तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अगर वो फॉर्मूला पता है तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर पाएंगे, अगर बेस ही नहीं पता है तो कैलकुलेशन क्या ही करेंगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो चीज़ को एकदम इन डेप्थली कैलकुलेट करते हैं, पूरे का पूरा स्टेटमेंट। ठीक है, पूरे का पूरा इलस्ट्रेशन। आइए चलिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 27 में सबसे पहले आपको पूछा क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इज़ कि आपको पूछा क्या है वो पहले पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है यहाँ पे लीज लाइबिलिटी क्या रहेगी। इम्पोर्टेंट इज़ कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पूछा क्या है। पूछा है लीज लाइबिलिटी कैसे मेज़र होगी, लीज लाइबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। लीज लाइबिलिटी कैसे मेज़रमेंट होगी ये आपको बताना है। तो लीज लाइबिलिटी का मेजरमेंट करना है। तो लीज लाइबिलिटी कैसे मिलेगी, सीधी सी बात है, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो कहते हैं मेजरमेंट ऑफ ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी इज इक्वल टू, सिंपल है इसका फॉर्मूला। कहते हैं कि जितना भी पेमेंट आप करने वाले हैं, ठीक है, फ्यूचर में, मतलब कि जैसे कि इस क्वेश्चन में कैसे आप 1 लाख पेमेंट करने वाले, हाँ वो ठीक है कि आप कुछ इंक्रीमेंटल वे में पे करने वाले, ठीक है, 2% 3% जो भी रेट है अभी हम देखेंगे। तो जो फ्यूचर में पे करने वाले वो सारा अमाउंट जो है वो लीज लाइबिलिटी है, उसमें ऐड कर देना अगर कुछ एंड में भी पे करने वाले। क्या कहा मैंने, दो चीज़ें, बस दो चीज़ों का टोटल कर दो तो वो लीज लाइबिलिटी बन जाएगी। कहते हैं कि जो फ्यूचर में, मतलब कि आपने जो डिसाइड किया है पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम लीज पेमेंट कहते हैं, वो लीज पेमेंट लेना है। ठीक है, कहते हैं लीज पेमेंट, ठीक है, लीज पेमेंट, और उसमें आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है अगर कुछ एंड में भी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करने वाले हो तो। ठीक है, तो कहते हैं पेमेंट एट द एंड ऑफ, पेमेंट एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। ठीक है, एट द एंड ऑफ लीज पीरियड। यहाँ पे लीज पीरियड कितना है, 10 साल। तो 10 साल जैसे ही ख़त्म होने वाले, ठीक है, मतलब कि 10 साल जैसे ही ख़त्म होने वाले हैं और आपने कुछ डिसाइड किया है कि हम एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको पे करेंगे, मतलब कि जैसे ही 10 साल ख़त्म हो जाते हैं हम आपको 10,000 पे करेंगे, तो वो 10,000 क्या हो जाएगा एट द एंड ऑफ द पेमेंट। ठीक है, तो वो 10,000 यहाँ पे लेने हैं आपको, 10,000 यहाँ पे लेने हैं। और ये लीज पेमेंट क्या है कि जो आप हर साल पे करने वाले वो अमाउंट का टोटल। ठीक है, बस ये काम ख़त्म, इसको ही हम लीज लाइबिलिटी कहते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड करी गई कि यहाँ पे देखा गया कि सीधी सी बात है, यहाँ पे आपके पास में पूरा ये टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल ये पूरा टाइम पीरियड है 10 साल का, एग्जांपल के हिसाब से 10 साल है, तो ये पूरे का पीरियड टाइम पीरियड है 10 ईयर्स का, ये पूरे का पूरा पीरियड है 10 साल का। ठीक है, और जैसे कि आपने क्वेश्चन के हिसाब से कहा कि हम हर साल जो है 1 लाख पे करेंगे, लेकिन इंक्रीमेंटल वे में, मतलब कि 2% ऐड कर करके हम पेमेंट करेंगे 10 साल तक। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले साल, मतलब कि ईयर 0 पे बिगनिंग में पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ईयर 1 के बिगनिंग में, मतलब कि ईयर 0, एफएम की लैंग्वेज तो आपको पता ही, वैसे इस पर अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी ऐसे ही लिखता हूँ 1, ये ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये ईयर 5 हो गया, ईयर आपके पास में ईयर 5, ये आपके पास में ईयर 6, ये ईयर 7, ये ईयर आपके पास में 8, ईयर 9, और ये आपके पास में ईयर 10। 10 साल हो गए। ठीक है, अब कहते हैं कि पहले साल के बिगिनिंग में हम 1 लाख रुपए पे करेंगे, फर्स्ट ईयर के बिगिनिंग में, ठीक है, 1 लाख रुपए पे करेंगे, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख रुपीज़, लो जी 1 लाख रुपीज़।
कहते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा इंक्रीमेंटल वे में पे करना है। और इंक्रीमेंटल कितना परसेंट कहा है, इसने कहा कि इंक्रीमेंटल 2% के हिसाब से, मतलब कि अब 2% ऐड करो और जितना होता है वो सेकेंड ईयर में पे करेंगे। मतलब कि 1 लाख पहले साल के बिगनिंग में पे कर दिया, अब 1 लाख प्लस 2% करिए, 1 लाख प्लस 2%, मतलब कि कितना हुआ 1,02,000। तो 1,02,000 जो है वो नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में, मतलब कि सेकेंड ईयर के बिगनिंग में पे करेंगे, तो 1,02,000। इस तरीके से इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल वे में पे करेंगे। ठीक है, अब थर्ड ईयर का बिगनिंग आएगा, थर्ड ईयर के बिगनिंग में हम और ज़्यादा 2% ऐड करेंगे, तो प्लस 2%। तो ये आपके पास में हो गया 1,04,040 इस तरीके से। ठीक है जी, फिर फोर्थ ईयर का बिगनिंग आएगा तो प्लस 2% करेंगे, तो और ज़्यादा 2% ऐड करके पेमेंट करेंगे, मतलब कि कितना पेमेंट हुआ, तो कहते हैं 1 लाख आपके पास में कह सकते हैं 6,120 या फिर 21 आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, राउंड फिगर करना चाहे तो 21 कर दीजिए। क्लियर है। इसके बाद फिफ्थ ईयर में प्लस 2% करेंगे, सिक्स्थ ईयर में प्लस 2% करेंगे, इस तरीके से आपको पेमेंट करते जाना है। और इन सभी को हम क्या कहते हैं, लीज पेमेंट। ये हमने जो वर्ड लिखा लीज पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको बस यहाँ पे लिखते चलना है और इन सब का टोटल, ठीक है, इन सब का टोटल हम क्या कहेंगे, लीज पेमेंट। इन सब का टोटल करना है लीज पेमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन सब का टोटल आ गया 12 लाख रुपए, रुपीज़ 12 लाख। ठीक है, रुपीज़ 12 लाख। तो ये जो 12 लाख आ गए वो यहाँ पे लिख देंगे, काम खत्म। अगर एंड ऑफ द ईयर में कुछ पेमेंट एक्स्ट्रा है तो वो 10,000 भी ऐड कर देना, तो आपके पास में 12,10,000 जो आया वो क्या आ गया, लीज लाइबिलिटी, काम खत्म। लेकिन बस एक कंसेप्ट को यहाँ पे ऐड कर दिया गया, यहाँ पे एनालिसिस करा गया कि भाई जो चीज़ फ्यूचर में पे होने वाली है, मतलब कि आज तो हम यहाँ पे हैं ईयर 0 पे। ठीक है, अब 1 लाख, 1,02,000, 1,04,000 40, ठीक है, 1,06,000, ये जो हम पे करने वाले वो तो फ्यूचर के ईयर में पे करने वाले। ठीक है, तो कहते हैं कि उसका डायरेक्टली इस तरीके से टोटल करके यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने 12 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, तो ऐसे कंसीडर करना तो ठीक नहीं होगा एफएम की लैंग्वेज में। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की लैंग्वेज में तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर में पे होने वाला अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो कुछ डिफरेंट होगी। तो कहते हैं यहाँ पे एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा गया और यहाँ पे कहा गया कि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए। इस फॉर्मूले को पूरे का पूरा चेंज कर दिया जाए, जो फॉर्मूला बनाया गया उसे हमने चेंज कर दिया और न्यू फार्मूला और न्यू पैटेंट बनाई गई और कहा गया कि मेजरमेंट ऑफ लीज लाइबिलिटी अगर निकालना है तो आपको एक फार्मूला यूज़ करना है। और फार्मूला कैसे है, तो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, वही चीज़ फार्मूला सेम है कि आपको लेना है लीज पेमेंट प्लस जो एंड ऑफ द ईयर पेमेंट है, वो दो चीज़ें, लेकिन बस उसमें ऐड कर दिया गया प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, ये आपको ऐड करा गया। तो कहते हैं कि एनालिसिस करने के बाद अब डिसाइड किया गया कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेना है, लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेना है और उसमें ऐड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पेमेंट at the end of पीरियड। ठीक है, एट द एंड ऑफ पीरियड। और इसका जो टोटल आ गया उसको हमने कह दिया ये लीज लाइबिलिटी आपके पास में आ गई। क्या आ गया, लीज लाइबिलिटी। ठीक है, तो बात तो वही है, फॉर्मूला भी वही है, कहते हैं लीज पेमेंट प्लस एट द एंड ऑफ द, अगर ईयर में आपने एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो बस वो दो चीज़ों का टोटल कर दो, लीज लाइबिलिटी। द चेंज क्या किया गया, चेंज ये किया गया कि एनालिसिस करा गया कि भाई फ्यूचर में पेमेंट हो रही है तो उसे डायरेक्टली टोटल नहीं ले सकते। ठीक है, एफएम कहता है कि भाई उसका भी कुछ वैल्यू डिफरेंस हो सकता है क्योंकि उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस चेंज इतना करा गया कि फॉर्मूला तो वही है,
बस उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके लिखना है, जो आप इंटर में एफएम के अंदर पढ़ के आते हैं। ठीक है, कि कोई भी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो उसे हम उसके डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे मल्टीप्लाई करके जो भी अमाउंट आ गया वो प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है कि अमाउंट तो सारे आपके पास में है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए यहाँ पे। ठीक है, हमने ये सारे अमाउंट तो कैलकुलेट ऑलरेडी किए, 1 लाख है, ये 1 लाख 2000, 4000, ये 6000, जो भी। बस करना कुछ नहीं है, उसके पीवी फैक्टर से उसे मल्टीप्लाई कर दो। डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी फैक्टर ऐसा वर्ड आपने यूज़ करा होगा इंटर लेवल पे, तो बस उसे मल्टीप्लाई कर दो पीवी फैक्टर से। पीवी फैक्टर का है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का है, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहें। ठीक है, तो पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और जो भी आंसर आ गया वो प्रेजेंट वैल्यू में आ गया। फिर उसका टोटल कर दो, जो भी टोटल आया वो यहाँ पे लिख दो। कहाँ पे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, यहाँ पे। एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ और पेमेंट करा है तो उसे भी प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दो, और काम ख़त्म। ठीक है, तो बस वही चीज़ वापस से करनी है। आइए इसे हम मिटा देते हैं, और इसे प्रॉपरली वर्किंग नोट में, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, हमें प्रॉपरली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आइए यहाँ पे हम वर्किंग नोट के हिसाब से काम कर लेते हैं। तो कहते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट में हम सबसे पहले वर्किंग आपके पास में बनाएंगे। वर्किंग नोट में सबसे पहले जो वर्किंग बनेगी, वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, किसके लिए कैलकुलेशन करते हैं? सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं, दूसरा फिर होगा तो देख लेंगे। तो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, लीज पेमेंट, वही कैलकुलेशन करनी है जो अभी अभी हमने ड्रॉ करके किया, बस उसे प्रॉपर फॉर्मेट में सॉल्व करना होगा। मतलब कि इस तरीके से ड्राइंग नहीं कर सकते आप, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। जैसे कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ फॉर्मेट, कि जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा कि ईयर्स जितने भी हैं, 10 साल है क्वेश्चन के हिसाब से, तो ईयर्स हमने यहाँ पर लिख दिए कि 1 2 1 2, ये आपके पास में 3 4 5, इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 7 8 9 एंड 10। टोटल 10 साल है। एक बार के लिए वापस से चेक कर लेते, 10 साल ही कहा था, कॉन्ट्रैक्ट तो 10 साल का ही है। यस, 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो 10 ईयर्स आपके पास में हमने ले लिए। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आपके पास में, हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करना है पीवी फैक्टर से, और जो भी अमाउंट आ गया काम खत्म। तो यहाँ पे अमाउंट लिखने से ज़्यादा अच्छा है हम प्रॉपर वर्ड यूज़ करें, लीज पेमेंट। लीज पेमेंट का मतलब क्या है? जो फ्यूचर में पे करने वाले, मैंने अभी बताया, और हमने कैलकुलेट भी किया, वही हमें वापस से लिखना है, वही 1 लाख 1,02,000 जो आ रहा था उसे ही हम लीज पेमेंट कहते हैं। ठीक है, तो मैंने समझाया आपको कि लीज पेमेंट आपको लेना है, लीज पेमेंट। ठीक है, तो लीज पेमेंट जल्दी से मुझे लिखवा दीजिए। सबसे पहले तो आपके पास में ईयर 1 की बिगिनिंग में पे कर रहे हैं, याद रहे यहाँ पे बिगिनिंग में है, क्वेश्चन ने खुद कहा है बिगिनिंग। ठीक है, बिगिनिंग। अब आपके पास में डाउट ये आएगा कि सर बिगिनिंग हो या फिर एंड हो, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? तो वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। अभी जब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर वाले नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे तो वहाँ पे इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कि बिगिनिंग है या फिर एंड, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। अभी के लिए छोड़ दीजिए बिगिनिंग के, अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जैसे ही डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम आएगा तब हमें जानना ज़रूरी होगा कि बिगिनिंग है या फिर एंड है, पेमेंट बिगिनिंग में कर रहे हो या फिर एंड में कर रहे हो। ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे लीज पेमेंट बता दीजिए कितना है। तो कहता है ईयर 1 के बिगिनिंग में हमने 1 लाख रुपये पे करे, तो 1 लाख आपके पास में हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए 1 लाख। इसके बाद कहता है कि हर साल 1 लाख ही होता, लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन ने कहा कि हर साल 1 लाख छोड़ दो, एक काम करो इंक्रीमेंटल वे में पे करो।
मतलब कि कहता है कि अब से हर साल 2% ऐड कर करके पेमेंट करो। मतलब कि 1 लाख पे करा, अब 2% ऐड करो तो 1 लाख प्लस 2%, तो ये आपके पास में आ गया 1,02,000। तो 1,02,000 आप नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में पे करेंगे। फिर कहता है ईयर 3 के बिगनिंग आ गए तो वापस से 2% ऐड करके पेमेंट करो। मतलब कि 1,04,000 जो भी आपके पास में है 4,040, ठीक है। तो 1,04,040 आप यहाँ पे लिख दीजिए, 1,04,040, ठीक है जी। लो जी, इसके बाद आपके पास में वापस से 2% ऐड करेंगे तो समथिंग आपके पास में 1,06,121 आप राउंड फिगर रखिए, ठीक है। तो कहते हैं 1,06,121, ठीक है, प्लस 2% करेंगे तो कहते हैं 1,08,243, ओके जी, 243। इसके बाद हम प्लस 2% करिए तो कहते हैं 1,10,408 आप रखिए, ठीक है। तो कहते हैं 1,10,408 समथिंग, ठीक है, प्लस 2% करिए तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,12,616, ठीक है जी, प्लस 2% तो ये आपके पास में आ जाएगा 1,14,868 ही रखिए, 68, ठीक है। इसके बाद प्लस 2% कर दीजिए तो 17,000, मतलब कि 1,17,166 करिए, ठीक है। तो 166 और प्लस 2% करेंगे तो ये आप पे आपके पास में आ जाएगा 19,509, ठीक है जी। तो ये सबसे पहले हमने लीज पेमेंट निकाल लिया। अब मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि इसका ही टोटल करके जो भी आ गया वो हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। मतलब कि इसका जो भी टोटल आ गया, 10 साल का लीज पेमेंट हमने निकाल लिया, अब उसका टोटल अगर निकाल लोगे तो कितना आएगा, कुछ समथिंग आपके पास में इन सब का टोटल अगर निकालते हो, ठीक है, तो ये आपके पास में समथिंग, अगर मैं इसका टोटल भी कहूँ आपके पास में, तो इसका टोटल भी आपके पास में अगर आप खुद निकालना चाहे, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी एक बार के लिए, तो इसका आंसर आएगा आपके पास में 9,94,972 या फिर 73, इस तरीके से आएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने डायरेक्टली यही चीज़ यहाँ पे क्यों नहीं लिखी, 9,94,972 या फिर 3 जो भी आपके पास में आ रहा है वो यहाँ पे आपने क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन मार्क। तो वो ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे एक कंसेप्ट को ऐड कर दिया गया है, वो कंसेप्ट है प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि एफएम ने कहा कि आप डायरेक्टली इस तरीके से टोटल नहीं ले सकते, डायरेक्टली आप ये टोटल नहीं ले सकते। ये जो आपके पास में ये जो टोटल आया 9,94,000, ठीक है, ये डायरेक्टली टोटल आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर में होने वाले पेमेंट से, अब फ्यूचर में पेमेंट होने वाले हैं तो उसका डायरेक्टली टोटल आप कैसे ले सकते हैं, उसे तो कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू में। तो इसीलिए कहा गया कि डायरेक्ट टोटल आप नहीं लेंगे और यहाँ पे ऐड कर दिया गया कंसेप्ट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू में इन सबको कन्वर्ट कर दो, फिर उसका टोटल निकाल लो, वही आपके पास में आंसर है, ठीक है। तो कहते हैं कन्वर्ट करने के लिए सीधी सी बात है पीवी फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, उसे आप डिस्काउंटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं, पीवी फैक्टर, ठीक है। और पीवी फैक्टर के लिए रेट एज यूजुअल जो हम इंटर में भी पढ़ते थे और फाइनल में भी यही रहेगा कि रेट आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिए होंगे, इंटर में भी दिए रहते थे, फाइनल में भी दिए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रखा होगा कितना है परसेंटेज का आपके पास में रेट, 5%, ठीक है। इम्प्लिसिट आपके पास में इंटरेस्ट रेट जो है वो 5% है। तो ये 5% क्या हो गया आपके पास में, डिस्काउंटिंग फैक्टर या फिर पीवी फैक्टर आप कह सकते हैं। तो पीवी फैक्टर कितना है, 5%, ठीक है जी। पीवी फैक्टर क्या है, 5%। अब यहाँ पे जैसे ही पीवी फैक्टर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, पीवी फैक्टर पहले तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप भूल गए तो पीवी फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे होती थी। तो कहते हैं पीवी फैक्टर, ठीक है,
पीवी फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता था, कहता है कि जो भी रेट है आपके पास में, ठीक है, उसे आपको सिंपली, इसका फॉर्मूला है 1/1 + r, उसमें पुट कर देना। r का मतलब ही है रेट, r का मतलब क्या है, रेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि पीवी फैक्टर 5% है, ठीक है, तो पीवी फैक्टर अगर 5% है तो 5% के हिसाब से आप हर साल का पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। मतलब कि आपको क्या करना है, 1/1 + 5% कैलकुलेटर में प्रेस कर देना है। तो 1/1 + 5%, मतलब कि 1 + 5% कितना होता है, तो कहते हैं 1.05। तो 1/1.05 कहते हैं 1/1.05 करना है। तो जो भी आंसर आया वो फर्स्ट ईयर का एंड का आपके पास में पीवी फैक्टर या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है जी, पीवी फैक्टर या फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। ध्यान रहे, पीवी फैक्टर जो होते हैं, जो पीवी फैक्टर होते हैं वो ऑलवेज ईयर एंड के लिए होते हैं। इंटर में अगर आप पढ़े हैं, ठीक है, मैंने तो आपको बताया था इंटर लेवल पे एफएम के अंदर, और यहाँ पे अगर आपको पता है ना पता है मैं बता दूँ, डिटेल में तो नहीं बताएंगे लेकिन ऐसे मॉड्यूल बैच है तो ऊपर ऊपर से आपको याद करवाएंगे कि पीवी फैक्टर ऑलवेज फॉर द एंड ऑफ द ईयर होते हैं, फॉर द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर होते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 5% के हिसाब से पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिवाइड बाय करते हैं 1/1.05, आपने ये जो किया आपने, ठीक है, उससे आपका कुछ आंसर आया, कितना आया, 0.9523। 1/1.05 करोगे तो कैलकुलेटर में आपको इस तरीके का आंसर दिखाई देगा। तो ये जो आया वो आता है रेट फर्स्ट ईयर के एंड के लिए है, ठीक है, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ध्यान रहे। इसके बाद जैसे ही इक्वल टू प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे वन टाइम और इक्वल टू प्रेस करिए, जैसे कि आपके पास में 0.9523 कैलकुलेटर पे दिख रहा है, इक्वल टू प्रेस करिए तो आपके पास में नेक्स्ट आंसर आएगा 0.9070। तो ये जो आया वो सेकेंड ईयर के एंड के लिए है, मतलब कि एंड ऑफ सेकेंड ईयर। उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो एंड ऑफ द थर्ड ईयर होगा। मतलब कि पीवी फैक्टर ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर के लिए होता है, मतलब कि अमाउंट अगर एंड ऑफ द ईयर में पे किया गया है तो उसके लिए पीवी फैक्टर है। ठीक है जी, ये चीज़ आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ कि सर मैंने पेमेंट किया है, मैंने पेमेंट किया है ₹50,000 एट बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, ठीक है, एंड रेट ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ठीक है, रेट पीवी फैक्टर मैं ऐसे लिख देता हूँ, पीवी फैक्टर जो है वो 5% है। मैं कहता हूँ इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है, तो मैंने कहा सेकेंड ईयर में है, पेमेंट आपने कब किया है, सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन इंपॉर्टेंट इज कहते हैं कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, और पीवी फैक्टर ऑलवेज एंड ऑफ द ईयर होता है। तो जब भी पेमेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है तो उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं एंड ऑफ द ईयर के लिए। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि पीवी फैक्टर जो है वो बिगिनिंग के लिए होते ही नहीं, वो तो एंड के लिए होते हैं। तो हमें उस तरीके से कंसिडर करना पड़ेगा कि जैसे कि 50,000 सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में है तो उसे एंड में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर को हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कहेंगे, बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। तो कहते हैं एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर में हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या हमारे पास में फर्स्ट ईयर का एंड का पीवी फैक्टर है, आंसर इज यस, अभी अभी हमने निकाला 0.9523। तो बस 0.9523 इंटू 50,000 करिए, आपके पास में जो आंसर आया वो प्रेजेंट वैल्यू है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर के लिए अमाउंट दिया है
तो बिगनिंग के लिए कोई पीवी फैक्टर नहीं है, आपको एंड में इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर आपने करा है, फॉर एग्जांपल थर्ड ईयर है, तो इसे कन्वर्ट कैसे करोगे? तो कहता है बिगनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, इसका मतलब है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर ले लो, मल्टीप्लाई 50,000, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब थर्ड ईयर का एंड, इसका मतलब बिगनिंग ऑफ द फोर्थ ईयर। तो थर्ड ईयर का एंड मतलब कि थर्ड ईयर का पीवी फैक्टर ले लो और मल्टीप्लाई करो 50,000, उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्या बात समझ में आ रही है? सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है जो मैंने अभी अभी बताई। आइए एक बार के लिए हम यहाँ पे चीज़ों को कंसिडर करते हैं किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है। देखिए मैंने कहा कि ये सारी की सारी पेमेंट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो रही है। यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि ईयर 1 का बिगिनिंग में 1 लाख रुपीज़ पे किया जा रहा है। ईयर 1 का बिगिनिंग मतलब कि ईयर 0 का स्टार्टिंग। ईयर 0 मतलब कि अभी के अभी हम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं। ये 1 लाख रुपए कब पे कर रहे हैं? अभी के अभी। ईयर 1 का बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब कि अभी के अभी, ठीक है। तो कहते हैं 1 लाख रुपीज़ जो है, 1 लाख रुपीज़ जो है वो अभी के अभी पे हो रहा है। तो जो ईयर 0, इसका मतलब क्या हुआ? एफएम की लैंग्वेज में ये ईयर 0 है। एफएम में हम पढ़ते थे कि ईयर 0 पे हम मतलब कि अभी के अभी जो पेमेंट करते हैं उसे हम ईयर 0 कहते थे, ठीक है। तो ईयर 0 पे 1 लाख रुपीज़ पे किया जा रहा है। तो ईयर 0 पे 1 लाख रुपीज़ पे किया जा रहा है, इसका मतलब पीवी फैक्टर 1 है। इसका मतलब पीवी फैक्टर 1 है। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए अगर अभी के अभी पे कर रहे हो और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाहते हो तो प्रेजेंट वैल्यू तो ऑलरेडी वो प्रेजेंट वैल्यू पे ही है। 1 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे है, उसका क्या ही प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे? अगर अभी के अभी पेमेंट कर रहे हो और आप पूछ रहे हैं कि इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या हुआ, तो अभी जो पेमेंट कर रहे हो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो वही रहेगा। इसके लिए पीवी फैक्टर ऑलवेज 1। बात समझ रहे? तो ईयर 0 पे जो है पेमेंट कर रहे हो तो पीवी फैक्टर ऑलवेज 1। इंटर लेवल पे पढ़ चुके हैं, इवन मैं लेक्चर में भी पढ़ा था, लेकिन ये ऐसे मॉड्यूल बैच है तो ज़्यादा यहाँ पे इन डेप्थ में नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मैं मान के चलता हूँ समझ गए होंगे आप, ओके। अच्छा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ये हो सकता है कि सर यहाँ पे ईयर 0 लिख दे तो चलेगा, तो नहीं चलेगा, क्योंकि ICA मॉड्यूल में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। FM में तो चलो ठीक है कि 0 1 इस तरीके से स्टार्ट होता था, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर FM के हिसाब से चले तो ये ईयर 0 यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे 2 होता, 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या होता है? एक्सप्लेनेशन होता कि ये ईयर 1 में जो हम 1 लाख रुपए पे कर रहे हैं वो बिगिनिंग में मतलब कि ईयर 0 है। ये 1,02,000 जो है वो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में पे कर रहे हैं, मतलब कि FM की लैंग्वेज में ईयर 1 में पे कर रहे हो। FM की लैंग्वेज में ईयर 1 में। क्यों ईयर 1 में? ईयर 1 के एंड में, क्योंकि पीवी फैक्टर ईयर 1 के एंड लेना पड़ेगा। सेकेंड ईयर का तो बिगिनिंग है, ठीक है। और पीवी फैक्टर एंड के लिए होते हैं, बिगिनिंग के लिए तो है नहीं। तो ईयर 1 के एंड का पीवी फैक्टर यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए FM कर रहे होते तो आपको ईयर इस तरीके से लिखा होता, CA इंटर आप FM में इस तरीके से कर रहे थे। बात समझ रहे? लेकिन यहाँ पे आपकी ICA मॉड्यूल में CA फाइनल में FR के अंदर इस तरीके से ही लिखते हैं ये लोग, तो हमें भी ये ऐसा ही लिखना पड़ेगा। ये जो ब्लू लाइन है वो हटा देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वैसे ही लिखना पड़ेगा बेसिकली। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, बस अंडरस्टैंडिंग वाइज आपको निकलना होगा। तो कहते हैं सेकेंड ईयर का बिगनिंग मतलब कि फर्स्ट ईयर का एंड, फर्स्ट ईयर का एंड का पीवी फैक्टर मुझे बताइए। तो सिंपल है, 5% रेट है, कैलकुलेटर में बस इक्वल टू प्रेस करना है। सबसे पहली बार तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद तो इक्वल टू। तो कहते हैं 1 डिवाइड बाई 1.05 इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ईयर का एंड का पीवी फैक्टर आ गया, कितना है? 0.952, ठीक है। ये आपके पास में बस पॉइंट के डिजिट 3 डिजिट आप ले लीजिए, मोर देन सफिशिएंट आपके पास में, ठीक है। अब बस इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये आपके पास में आंसर आते जाएंगे। अब एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ गया
9070, ठीक है, 3 डिजिट ले रहे हैं तो 907। तो जैसे इक्वल टू प्रेस करा, ये आपके पास में 0.907 आ गया। ये क्या आ गया, सेकेंड ईयर के एंड का पी फैक्टर है। और एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि कहते हैं कि थर्ड ईयर के बिगिनिंग में हमने 1,04,000 पे किया है थर्ड ईयर के बिगिनिंग में, लेकिन उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो पी फैक्टर तो बिगिनिंग के लिए होते नहीं है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ा। कहते हैं कि थर्ड ईयर का बिगिनिंग, इसका मतलब सेकेंड ईयर का एंड। तो कहते हैं सेकेंड ईयर का एंड का पी फैक्टर ले लो और मल्टीप्लाई कर दो 1,04,040 से, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस इक्वल टू प्रेस करते चलिए, आपके पास में आंसर आता जाएगा। और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.863। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.823। ठीक है, इसके बाद एक और बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.784। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो 0.746। इसके बाद 0.710। इसके बाद 0.678 और इसके बाद 0.644। ठीक है जी, ये आपके पास में, बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, बस मल्टीप्लाई करते चलिए और काम ख़त्म। ये आपके पास में हो गया प्रेजेंटेशन। ये ईयर इस तरीके से नहीं लिखेगा क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल में इस तरीके से अलाउेबल नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, और ये टोटल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये तो बस समझाने के लिए। तो ये जो मैंने लिखा है इस तरीके से ही आप लिखेंगे और मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, आंसर निकालिए इस चीज़ का। चलिए, मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ थोड़ी कर दी है, आपके पास में प्रेजेंटेशन सही लगेगा। अब बस मल्टीप्लाई करते जाइए, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते जाइए। यहाँ पे 1 लाख आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 97,104। इसके बाद यहाँ पे आप लिखिए क्या आंसर आ रहा होगा, 94,365 या फिर 364 रखिए। ठीक है जी, इसके बाद 91,582। ठीक है, इसके बाद 89,084। देन नेक्स्ट आपके पास में 86,560, 84,012, 81,671, 79,438, 76,963। बस ये जो टोटल आ गया वही आपको लिखना है। ठीक है, ये जो टोटल आ गया वही चीज़ आपको लिखनी है और काम ख़त्म। टोटल बता दीजिए और ये लिख के हम इसका सॉल्यूशन ख़त्म करेंगे। तो कहते हैं टोटल कितना आ गया, तो टोटल हम कर लेते हैं 1 लाख प्लस 97,104 प्लस 94,364 प्लस 91,582 प्लस 89,084 प्लस 86,560 प्लस 84,012 प्लस 81,671 प्लस 79,438 प्लस 76,963। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास में समथिंग 8,80,760
778 आ रहा होगा, 778 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, वैसे तो हमने कॉलम के हेडिंग में ही लिख रखा है लेकिन फिर भी एक बार के लिए कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आ गया, लीज पेमेंट। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो हम यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देते हैं, जो वैल्यू मिले तुरंत लिख दो। ठीक है, जो भी वैल्यू मिलती जाए तुरंत लिखते जाओ। तो सबसे पहले ये काम खत्म हो गया, 8,80,778 और ये इन रुपीज़ है, इन रुपीज़ है। ठीक है जी, ये आपके पास में इन रुपीज़ है। सेकेंड चीज़ हमने कहा था कि भाई आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है किस चीज़ की, कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एक और चीज़ की ऐड कर दो। अगर आपने कोई पीरियड एंड पे, पीरियड मतलब कि 10 साल, तो 10 साल के एंड पे अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करी है तो, लेकिन क्वेश्चन ने हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी है, क्वेश्चन ने हमने ऐसा कुछ नहीं बताया कि एक्स्ट्रा हमने कुछ पे करा हो, बस हमने क्वेश्चन ने बताया कि 1 लाख पे करेंगे और काम ख़त्म करेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश। तो जो आंसर आपके पास में बच गया वो क्या आ गया, 8,80,778। ठीक है, यही आपके पास में क्या आ गया, मेजरमेंट, यही आपके पास में क्या आ गया, मेजरमेंट। लो जी, आंसर आपके पास में ख़त्म, इतना सा आंसर आपके पास में था। ठीक है, ये आपके पास में आंसर था। लो जी, आंसर कंप्लीट हो जाता है, सिंपल सा आंसर था। बस यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें मैं और बता दूँ, पॉइंट में थोड़ा डिफरेंस होगा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले ICM मॉड्यूल से ही चेकआउट करवा देता हूँ हमारा ये आंसर, कि ICM मॉड्यूल में कैसे प्रेजेंट है और हमने कैसे प्रेजेंट किया है वगैरह चीज़ें। चलिए, लो जी, ये हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया, ये इस तरीके का। ठीक है, ओके, और यहाँ पे एक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, डन। तो ये हमने प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, अब क्रॉस चेक कर लेते हैं ICM मॉड्यूल से, ICM मॉड्यूल में किस तरीके से यहाँ पे दिया है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इन लोगों ने कैलकुलेशन करी है, कहते हैं कि इन द गिवन केस आपको दे रखा है कि आपके पास में SOFR, जिसको मैंने कहा था कि बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, आपको उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप इस तरीके से लिखिए कि एज़ पर क्वेश्चन आपको जो दे रखा है कि हम पेमेंट करेंगे 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस तरीके से, बट 2% इंक्रीमेंटल वे में पे करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ अपने लैंग्वेज में लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन इन लोगों ने कुछ फॉर्मेट को मेंटेन नहीं किया है, बट हम मेंटेन करके चलेंगे, क्या बात समझ में आ रही है, हम मेंटेन करके चलेंगे इस तरीके के फॉर्मेट को। ओके जी, ठीक है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले फॉर्मेट लिखिए, फॉर्मूला लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर तो कुछ था नहीं, तो हमने उसे लिखा नहीं। ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले हमें वर्किंग बनानी पड़ी, किस चीज़ की वर्किंग हमें बनानी पड़ी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली तो क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमारे को बनाना पड़ा। ठीक है, लीजिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ओके, तो सबसे पहले ईयर हमने लिख दिया, बिल्कुल इस तरीके से ही कैलकुलेशन करिए जैसे हमने करी है। ठीक है, और उनका आंसर जो है वो आ रहा है 8,80,889। यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इसलिए क्योंकि डिस्काउंटिंग फैक्टर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूँ 3 डिजिट ले सकते हैं आप, 4 डिजिट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन ने कुछ कहा है कि 3 डिजिट ही लेना है तब तो वही लेना पड़ेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं कहा है तो आप 3 डिजिट लीजिए, 4 डिजिट लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत आंसर में जो भी डिफरेंस आएगा इसकी वजह से, मतलब कि डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से अगर कोई डिफरेंस आता है तो वो अलाउेबल है, पूरे मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई दूसरी गलती है तो वो अलाउेबल नहीं होगी।
ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर की वजह से या फिर राउंडिंग ऑफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 79,438 है, आपने राउंड ऑफ किया है, 39 किया है या फिर 40 किया है, ठीक है, वो जो भी कैलकुलेटर के हिसाब से आ रहा था उसमें आपने 1-2 रुपये चेंज किए तो वो अलोएबल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन कहीं कैलकुलेशन में ही आपने गलती कर रखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2% ऐड करना था, आपने 3 कर दिया, तो ये तो गलत ही है, तो इसके कोई मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो कंसेप्चुअली पूरी की पूरी कैलकुलेशन अगर सही है तो मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी जो है वो कितनी बनेगी, 8,80,889, हमारे हिसाब से 8,80,778 बनेगी, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है।